हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी दिल्ली। आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, वो है पॉलिटी। ठीक है। और पॉलिटी में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इजी है और बहुत निगलेक्टेड टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन भी आ जाता है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है पार्ट्स एंड शेड्यूल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सबसे पहले पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कहीं से भी आप पढ़िए, पार्ट्स आपको जैसे एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, जो भी पार्ट है, ऐसे जितना भी पार्ट है उसके बारे में क्या होता है कि हम वो खाली लिखवा देते हैं कि देखो फर्स्ट पार्ट है, उसमें ये आता है, ये टॉपिक आता है। ठीक है, सेकंड पार्ट है, इसमें ये टॉपिक है, थर्ड पार्ट है, उसमें ये टॉपिक है। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखवा देते हैं बस। तो उससे क्या होता है, लोग देखिए कुछ भी है, अगर जब तक आदमी को दिखेगा नहीं कि क्या चीज़ है, सिर्फ ऐसे सुन के कि हाँ ये पार्ट है, उसमें ये टॉपिक है, तो वैसे कब तक याद रखिएगा। तो रटना पड़ेगा पूरा। कुछ एक रेफरेंस के लिए या रिलेट करने के लिए कुछ तो चाहिए, विजुअल कुछ। तो देखिए इसी को हम लोग पूरा करेंगे। और कैसे पूरा होगा, देखिए आपके लिए एक लेके आए हैं बहुत बढ़िया चीज़ें। ये देखिए क्या है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि ये कितने पार्ट्स में है, इसमें कितना शेड्यूल है, कौन से पार्ट में क्या टॉपिक है और कितना आर्टिकल आता है, तो क्यों नहीं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ें इसके बारे में। चलिए देखिए, तो एक वीडियो है मेरा, आप चेक कर लीजिएगा कि कोई भी बुक कैसे पढ़ना है, उसके बारे में हम एक वीडियो बनाए हैं। तो उसमें हम ये बताए कि कोई भी बुक पढ़ें उससे पहले उसका कंटेंट्स जो है, ये वाला पेज, ये हम लोग को थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा एनालाइज करना चाहिए, थोड़ा इस पर टाइम स्पेंड कीजिए, गूगल सर्च कीजिए एक एक कीवर्ड पे कि क्या कह रहा है। ठीक है, तब जाके फिर हम लोग को बुक के अंदर घुसना चाहिए, आगे पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बुक पढ़ने से पहले ही डेवलप हो जाएगा हम लोग का। तो जब हम लोग बुक पढ़ेंगे तो एक क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ेंगे कि अच्छा इस टॉपिक में क्या चीज़ आएगा, इस टॉपिक में क्या बताया गया होगा, है ना। तो वो हम लोग का जो अंडरस्टैंडिंग है, एक तो वो इम्प्रूव होगा, और दूसरा हम लोग को याद रहेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना होगा कुछ भी बुक को पढ़ के याद करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स होते कितने हैं। देखिए कंटेंट वाले पेज में हम लोग जा रहे हैं नीचे, अभी पार्ट्स चल रहा है। देखिए पार्ट्स आ रहा है, अभी भी सारा आर्टिकल है ये सब, है ना। देखिए चैप्टर 2 द एग्जीक्यूटिव। तो वैसे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कितने पार्ट्स हैं। अभी हम लोग पहुँचे 12, 13, देखिए 14, 15, 16, 17। देखिए शेड्यूल आ गया। कितने पार्ट्स हैं? 22। स्टार्टिंग में हम लिखे थे ना 22 पार्ट्स हैं, 22। चलिए अब वापस चलते हैं हम लोग और एक एक करके सारा पार्ट देख लेते हैं। एक बार बुक अगर हम लोग देख लेंगे, उसका बुक का कंटेंट, तो उसी समय क्लियर हो जाएगा डाउट कि कितने पार्ट्स हैं, नहीं हैं, कौन से पार्ट में क्या रहता है। जैसे 2024 में ही क्वेश्चन था 2024 में कि पार्ट 9A, 9B और 9 के रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन से पार्ट में, मान लीजिए 9A लिखा हुआ है और दिया हुआ है कि ये पंचायत है, पंचायत से रिलेटेड पार्ट है। ठीक है, तो अब ये सही है कि नहीं ये तो आपको अभी पता चल जाएगा, वो आंसर बाद का चीज़ है, पर ये हम लोग को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है। तो यूपीएससी पार्ट से लेके पूछता है क्वेश्चन, छोटा ही क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट ही क्यों ना हो, पर अगर आपको ये छोटा चीज़ आइडिया नहीं है तो वही स्टेटमेंट
आपका एक क्वेश्चन पूरा गलत भी करा सकता है ना। तो इस चीज़ को हम लोग अभी क्लियर कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, चलिए देख लेते हैं। तो पार्ट 1 में क्या है, देखिए द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब इंडिया जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है उसमें कितना स्टेट है, कितना यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, कैसे इस्टेब्लिश होगा, देखिए नया स्टेट, नाम क्या क्या है देखिए, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज, ठीक है, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2(3), अब देखिए उसका जो अमेंडमेंट है फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में, और इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स जो है वो है इसमें आर्टिकल 4 में, ठीक है। तो देखिए ये भी बहुत समझना आसान हो जाएगा आर्टिकल आपको, अगर आप ऐसे पार्ट को लेके चल रहे हैं। देखिए पहला पार्ट में यूनियन और टेरिटरी के बारे में, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, नाम होगा कि इसका नाम क्या है, इंडिया डेट इज़ भारत, ये ठीक है। फिर टेरिटरी ऑफ द यूनियन, जैसे हम लोग का इंडिया है तो उसका क्या टेरिटरी है, क्या एक्सटेंट है, ठीक है। अब उसमें फिर प्रोसीजर होगा ना कि कैसे नया स्टेट को इस्टेब्लिश या एडमिट किया जाएगा इंडिया में, ये होगा। अब इंडिया अगर हम लोग डिफ़ाइन कर लिए तो अब ये भी तो हम लोग को डिफ़ाइन करना होगा प्रोसीजर कि अच्छा और एक स्टेट है जो यहाँ पे मान लीजिए पहले प्रिंसली स्टेट है या यहाँ पे प्रिंसली स्टेट है, तो उसको हम लोग कैसे इंडिया में इंटीग्रेट करेंगे, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। या कोई एक नया स्टेट बनाना है, मान लीजिए इतना बड़ा स्टेट है उसको हमको 3 स्टेट बनाना है, तो कैसे बनेगा, उसका कुछ प्रोसीजर होना चाहिए ना। देखिए वही है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज़, जो अभी हम आपको बताएं कि मान लीजिए इतना बड़ा स्टेट है, अब हमको एरिया उसका कम करना है और एक और नया स्टेट बनाना है, तो इसका कुछ प्रोसीजर होना चाहिए, तो वो आर्टिकल नंबर 3 है। अगर नया स्टेट का एडमिशन हो रहा है तो आर्टिकल नंबर 2 है। नाम है, अगर नाम और टेरिटरी का जो कौन कौन सा टेरिटरी है इंडिया में, वो आर्टिकल सबसे फर्स्ट आर्टिकल है, ठीक है। अब ये तीनों से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है, ये दोनों उससे रिलेटेड लॉ जो है इसमें है आर्टिकल 4 में, ठीक है। चलिए ये मतलब ये एक समझने का तरीका बता रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। सेकंड पार्ट है सिटीजनशिप। देखिए अगर एक देश का हम लोग सब कुछ डिफ़ाइन कर लिए कि ये देश का एरिया इतना है, इसका नाम ये है, इसमें इतना स्टेट है, हम लोग स्टेट छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, नया स्टेट बना सकते हैं, है ना। जब ये सब हम लोग डिफ़ाइन कर लिए तो अब हम लोग सिटीजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे गेम खेलते हैं ना हम लोग, बहुत सारा ऐसा सिटी वाला गेम रहता है कि एक अपना सिटी बनाइए, अब सिटी बनाने के बाद उसमें सिटीजन भी तो लाइएगा, है ना। तो वैसे ही है, जब इंडिया का हम लोग सब कुछ डेफिनेशन कर लिए तो अब सिटीजनशिप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कौन यहाँ का सिटीजन बन सकता है, कौन यहाँ का सिटीजन ऑलरेडी है, किसको बोलेंगे कि ये इंडियन सिटीजन है, किसको बोलेंगे कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है, फिर क्या प्रोसेस है किसी को इंडियन सिटीजन बनाने का, और क्या प्रोसेस है कि किसी को इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना है या किसी से ये कर लिया जाएगा कि किसी को रिनाउंस कर देना है इंडियन सिटीजनशिप, तो उसका सबका प्रोसेस क्या है। अब देखिए इंडिया का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के साथ, तो वहाँ से भी रिलेटेड तो प्रोविज़न होगा ही ना कि जो लोग माइग्रेंट्स हैं उनका क्या हम लोग के यहाँ अब कंडीशन है, क्या उन लोग को राइट्स मिलना चाहिए, सिटीजनशिप मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। कुछ लोग इंडियन ओरिजिन के हैं पर बाहर रहते हैं इंडिया के, उन लोगों को क्या राइट्स है सिटीजनशिप का, ये सब प्रोसेस चल रहा है। फिर देखिए पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है सिटीजनशिप के लॉ को रेगुलेट करने का, है ना। चलिए पार्ट 2 समझ गए सिटीजनशिप। पार्ट 1 था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप। पार्ट 3 क्या है, देखिए अब इंडिया बना लिए हम लोग डेफिनेशन कि इंडिया क्या है, स्टेट क्या है इंडिया में कौन कौन सा। फिर उसके बाद सिटीजन के बारे में हम लोग बात कर लिए कि कौन सिटीजन रहेगा, कौन नहीं है सिटीजन, किसको बना सकते हैं सिटीजन, तो सिटीजनशिप के बारे में बात कर ली। अब जब हम लोग सिटीजन इस्टेब्लिश कर चुके हैं तो सिटीजन को कुछ राइट्स होगा, कुछ तो ऐसा बेसिक फंडामेंटल राइट्स होगा ना। तो चलिए फंडामेंटल राइट्स है, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे पार्ट 3 में। अब तो कभी भी आप भूलिएगा नहीं, देखिए एकदम टेबल जा रहा है, जैसे सीक्वेंस में है सब। फंडामेंटल राइट हो गया, तो अभी इसमें देखिए क्या है,
चैप्टर्स हैं ये सब, जनरल, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। तो ये देखिए पहले क्या होगा, फंडामेंटल राइट क्या चीज़ है उसका डेफिनेशन तो होना चाहिए, एक कोई डिफाइन तो करे कि हाँ फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है। ठीक है, फिर ये कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा लॉ है जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के सामने, तो क्या वो लॉ रहेगा या नहीं रहेगा, या वो लॉ बस एबंडेंट हो जाएगा, मतलब उसको छोड़ देंगे, ये मतलब रहेगा पर कोई काम का नहीं रहेगा। देखिए इसी ये आर्टिकल 13 को लेके एक डॉक्ट्राइन है, ये फिर कभी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पर उसको बोलते हैं, थोड़ा खाली ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, मेंस में तो आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है सिटीजन के, तो वो लॉ को फंडामेंटल राइट इक्लिप्स कर देता है। पर वो लॉ अल्ट्रा वायरस नहीं हुआ है, वो लॉ कैंसिल नहीं हुआ है, वो लॉ अभी भी है, पर वो फंडामेंटल राइट के सामने इक्लिप्स हो चुका है। मतलब अभी फंडामेंटल राइट आगे है, वो लॉ को पीछे रख दिया गया है कि नहीं अभी ये लॉ का यूज़ नहीं होगा, फंडामेंटल राइट का यूज़ होगा। ठीक है, चलिए यही समझ लीजिए, यही है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स सिंपल भाषा में। ठीक है, चलिए ऐसे ही बहुत सारा राइट है, जैसे राइट टू इक्वालिटी है। अब राइट टू इक्वालिटी में भी बहुत सारा राइट है, मान लीजिए जॉब के लिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन के लिए, सेक्स के डिस्क्रिमिनेशन के लिए, प्लेस ऑफ बर्थ के डिस्क्रिमिनेशन पे, सब पे तो राइट टू इक्वालिटी चाहिए ना, सबको होना ही चाहिए राइट टू इक्वालिटी, तो वही है। चलिए फिर उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। चलिए बराबरी हो गया, अब कुछ फ्रीडम भी तो मिलना चाहिए, जैसे आपको बात करने का फ्रीडम होना चाहिए, आपको पढ़ाई करने का फ्रीडम होना चाहिए, आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का फ्रीडम होना चाहिए, है ना। देखिए आपको अगर जीवन जीने का और पर्सनल लिबर्टी का ही फ्रीडम नहीं है, तो फिर कहीं भी ऐसा रह के क्या फ़ायदा। तो ठीक है, आर्टिकल 21 बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है किसी भी इंसान के लिए। ठीक है, फिर देखिए अरेस्ट भी ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई आपको अरेस्ट कर ले, आप कुछ गलत काम नहीं किए हैं, तो ये सब फंडामेंटल राइट है कि ऐसा नहीं है कि पुलिस तानाशाही करने लगेगा। ठीक है, सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी, कॉन्स्टिट्यूशन सबको जानना चाहिए। देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स है आपका पार्ट 3 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये देख लीजिए पार्ट 3 में ही है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर देता है आर्टिकल 32, ये थोड़ा आप हमको बताइए कमेंट में पढ़ के, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, देखिए कुछ आपको हिंट भी दे देते हैं, पर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर मिलता है। चलिए देखिए यहाँ तक अभी हम लोग देख लिए कि फंडामेंटल राइट्स, यानी अभी तक हम लोग क्या देखे कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखे, इंडिया, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे बताइए, उसके बाद हम लोग देखे सिटीजनशिप पार्ट 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे कि वो सब सिटीजन को क्या फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, वो तो देख लिए। अब जो इंडिया बना उसका जो स्टेट का पॉलिसी होगा वो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होना चाहिए, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। चलिए इसको इतना शॉर्ट में लिख देते हैं DPSP। ये सब फंडामेंटल राइट, DPSP, ये सब पे बहुत फोकस रहता है UPSC का। ठीक है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा ये सब। खैर अभी तो हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो सब क्लियर होगा, पर आप खुद से भी थोड़ा पढ़िए, कम से कम लक्ष्मीकांत पढ़िए। ठीक है, चलिए अब देखिए इंडिया हो गया, उसका सिटीजन हो गया। ठीक है, उसको फंडामेंटल राइट मिल गया सिटीजन को, स्टेट को कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मिल गया कि कैसा पॉलिसी बनाना है। ठीक है,
अब कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी होना चाहिए सिटीजन का, ऐसे इन्फोर्सेबल नहीं है कि मान लीजिए आप ये ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट में आपको कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है, पुलिस आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता है, इन्फोर्सेबल नहीं है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी सॉरी, फंडामेंटल राइट तो इन्फोर्सेबल है ही, बिल्कुल है, ठीक है। चलिए फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, अब इतना तो हो गया, पर अब हम लोग चलते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर पे कि चलिए यूनियन और स्टेट का गवर्नमेंट होगा ना, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो वही है पार्ट 5 में है यूनियन, द यूनियन। अब यूनियन में क्या क्या आता है, पार्लियामेंट आता है, प्रेसिडेंट आता है ना, जुडिशरी भी आता है, तो वही सब है। देखिए चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब अच्छा ये समझिए, जैसे हम लोग ये जो सीक्वेंस देख रहे हैं, अब आप खुद समझिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, तो सबसे पहले क्या होगा, डेफिनेशन होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे क्या बनना है, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या है यूनियन का, फिर इलेक्शन प्रेसिडेंट का कैसे होगा, ठीक है। फिर देखिए मैनर ऑफ इलेक्शन, पहले तो है कि इलेक्शन होना चाहिए प्रेसिडेंट का, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद है मैनर ऑफ इलेक्शन। फिर देखिए अब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं, तो अब उनका टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा ना, और वो दोबारा री इलेक्ट हो सकते हैं कि नहीं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उनका कंडीशंस क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट का ऑफिस को अगर संभालना है उनको तो क्या कंडीशंस होना चाहिए, और ये सब के लिए कुछ ओथ और अफर्मेशन उनको लेना होगा कि हाँ मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है जो इनकेपेबल है प्रेसिडेंट का काम करने के लिए, तो उनका इम्पीचमेंट भी तो होना चाहिए, उनको हटाने का कोई रास्ता तो होना चाहिए। तो यही है, देखिए ना एकदम सिंपल, आप खुद से सोचिए कि अच्छा प्रेसिडेंट बनाना है हमको एक देश का, तो यही प्रोसीजर होगा ना। फिर वो कितने टाइम तक रख सकते हैं इलेक्शन, ये कितने टाइम तक में ये वैकेंसी जो फिल करना है ये कितने टाइम तक में होना चाहिए, और उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होना चाहिए, ठीक है। जब तक कि वो दूसरा वैकेंसी फिल नहीं हुआ है तब तक कौन रहेगा, मतलब टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहेगा प्रेसिडेंट का, ठीक है। अब वैसे ही सेम वाइस प्रेसिडेंट का भी होगा। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बनाया गया है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा का, तो वो भी बता दिया गया है। फिर वही सब है कि इलेक्शन कैसे होगा, टर्म क्या रहेगा, ओथ क्या है उनका, उनका और क्या क्या फंक्शन है। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट किसी कारण से नहीं है या उनका डेथ हो गया है, तो उनकी जगह पे डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन तब तक वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। चलिए प्रेसिडेंट हो गया एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले, फिर वाइस प्रेसिडेंट, तो उसके बाद क्या होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं पीएम। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या है मेन, एड एंड एडवाइस, और ये जो एड एंड एडवाइस होता है प्रेसिडेंट को, ये प्रेसिडेंट को मानना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एडवाइस है तो प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि नहीं ये एडवाइस हम नहीं लेंगे, प्रेसिडेंट को मानना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब हो गया, अब एग्जीक्यूटिव बन गया पूरा, तो एग्जीक्यूटिव अपना एक वकील भी तो रखेगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस हो रहा है, क्योंकि देखिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं हम लोग कि एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव बोलते हैं ना, तो वैसे ही लेजिस्लेटिव के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही, पर कोर्ट में भी तो रिस्पॉन्सिबल है। कोई चाहेगा, कोई इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है, स्टेट कर रहा है, तो कोई भी इंसान चाहेगा तो केस कर सकता है ना, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उसके लिए एक वकील भी तो होना चाहिए उनके लिए सिंपल टर्म्स में, तो उनको वैसे अपॉइंट किया जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये भी एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है ऐसे, मतलब बहुत कॉमन सा नोन फैक्ट है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, ठीक है। चलिए अब सेकंड चैप्टर में देखिए पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो वही सेम चीज़ डिस्कस होगा कि कैसे बनेगा पार्लियामेंट, उसका कंपोजिशन क्या होगा, उसमें फिर हाउस ऑफ पीपल का क्या कंपोजिशन होगा,
वही सेम चीज़, ठीक है। सब देख लीजिए कि प्रेसिडेंट का राइट क्या होगा उसके पार्लियामेंट में एड्रेस करने का, मिनिस्टर्स का, अटॉर्नी जनरल का क्या राइट होगा, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, पर ये थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से होंगे, ठीक है। फिर डिप्यूटी स्पीकर, डिप्यूटी चेयरमैन, ये सब कैसे, कौन चुनेगा, कितना टर्म होगा इनका, सब है। कैसे हटाया जा सकता है, सब कुछ है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा, मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है। देखिए सब जो होना चाहिए नॉर्मल एकदम है, बस आप एक बार पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कंटेंट, खाली पढ़िए ना। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए नहीं भी पढ़ सकते हैं हम लोग, लक्ष्मीकांत का जब पॉलिटी देखेंगे तब तो जितना हम लोग के काम का चीज़ है वो कवर हो जाएगा, पर एटलीस्ट कंटेंट तो पढ़ लीजिए, तो देखिए बहुत आराम होगा, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। देखिए सब हो गया, पार्लियामेंट बन गया, एग्जीक्यूटिव बन गया। अब वो लोग काम क्या करेगा, तो उसको पावर क्या है, प्रिविलेज क्या है, इम्यूनिटी क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स क्या क्या है। देखिए इस पे भी आया था 2024 में मनी बिल को लेके, इस पे भी यूपीएससी का बहुत ध्यान रहता है, और इसको भी लेके बहुत ध्यान रहता है यूपीएससी का, फाइनेंशियल मैटर्स को लेके। पूछ सकता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल में है, तो 112 में है। अप्रोप्रिएशन बिल कहाँ है, 114 में है, ठीक है। बस इतना ही सोचिए, कोई कंटेंट पढ़ के जाएगा तो क्वेश्चन बना लेगा, पार्ट वाला क्वेश्चन बना लेगा, आर्टिकल वाला क्वेश्चन बना लेगा, शेड्यूल वाला क्वेश्चन बना लेगा। कितना आसान है, मतलब ये कुछ पेज पढ़िए और 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है एक साल में, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे बोले थे ना कि लेजिस्लेटिव होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशरी होगा, वही आ गया। अब इसमें भी सिमिलर कि पहले सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाता है, फिर उसका कमीशन एक होना चाहिए, फिर फंक्शन ऑफ कमीशन क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट का क्या पावर होगा इसमें, इसके रिलेटेड लॉ मेकिंग का, फिर जजेस का सैलरी क्या होना चाहिए, कैसे चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाएगा, ये सब, सुप्रीम कोर्ट का सीट कहाँ कहाँ होगा, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो लॉ के जैसा यूज़ किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट दिए हैं, तो वैसा सिमिलर केस हाई कोर्ट में आ रहा है अगर, तो हाई कोर्ट इसको, इस जजमेंट को रिफ़र करके अपना जजमेंट दे सकते हैं कि हाँ ये रिफ़र किए ये वाले केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और हम लोग ये जजमेंट दिए, तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। वो भी जैसे हाई कोर्ट लॉ को रिफ़र करके कर सकता है, और भी लोअर जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, और भी कोर्ट जो है सब रिफ़र कर सकते हैं, ये इसीलिए बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और हाई कोर्ट का भी जो जजमेंट होता है, हाई कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है। जो उनसे लोअर जो कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो भी हाई कोर्ट के जजमेंट को रिफ़र करके अपना जजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, ये सब है। देखिए पूरा कैसे अपील का है, रिव्यू ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकता है, जुरिस्डिक्शन कैसे बढ़ सकता है सुप्रीम कोर्ट का, ये सब जो नॉर्मल, मान लीजिए आप ही एक सिटी बनाए हो, उसमें एक कोर्ट बनाया है, तो आप भी तो ये सब प्रोविज़न रखिएगा ना, तो वही सब प्रोविज़न है कि केस कैसे ट्रांसफ़र होगा, और क्या क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। लॉ डिक्लेयर्ड बाई, देखिए जो हम आपको बताते हैं, लॉ डिक्लेयर्ड बाई सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद देखिए कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया, ये भी आते हैं इसी में, तो इनका पूरा ऑडिटिंग का काम रहता है। तो वही इनका भी वही है कि एक देयर शैल बी CAG होगा, फिर उनका ड्यूटी क्या है, पावर क्या है, सैलरी क्या है, यही सब है, ठीक है। फिर चलिए पार्ट 6 में चलते हैं। तो अब जैसे यूनियन का हम लोग देखें, वैसे ही सिमिलर स्टेट का भी तो होना चाहिए। इंडिया में क्या है, एक यूनियन गवर्नमेंट है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट रहता है हर एक स्टेट में, तो वही सेम चीज़ स्टेट में भी होना चाहिए। तो ये पार्ट 6 हो गया।
समझ गए ना। अभी तक तो हम लोग सारा, देखिए अभी तक में क्या रिकॉल कीजिए, पहले हम लोग इंडिया बनाए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, इंडिया बना दिए। फिर उसके बाद आया सिटीजन, ठीक है। फिर सिटीजन का क्या आया, फंडामेंटल राइट्स आया। फिर फंडामेंटल राइट्स के बाद क्या आया, डीपीएसपी आया। फिर क्या आया, फंडामेंटल ड्यूटी आया, है ना। फिर क्या आया, फिर यूनियन आया। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटी क्योंकि बाद में ऐड किया गया है, तो देखिए ऐसे गिनेगा तो 5th नंबर पे आता है, पर इसको बोलते हैं, ये पार्ट 4 है ना डीपीएसपी, तो फंडामेंटल ड्यूटी को पार्ट 4A बोला गया है, अमेंडमेंट से ऐड किया गया है फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सा अमेंडमेंट से ऐड किया गया है आप थोड़ा बताइए तो कमेंट में। चलिए उसके बाद यूनियन आया, तो अब तो ऑब्वियसली यही आएगा ना, स्टेट आएगा, वही आया। देखिए एकदम सेम लॉजिक से वहाँ भी चल रहे हैं सब लोग। तो ये अब आप एक बार समझ गए कि अच्छा ये तो देश बना, देश को डिफ़ाइन किए, फिर उसमें सिटीजन कैसे होगा वो डिफ़ाइन किए, उन लोगों को क्या राइट मिलेगा वो डिफ़ाइन किए, फिर पॉलिसी कुछ तो डायरेक्शन होना चाहिए पॉलिसी का वो डिफ़ाइन किए, फिर कुछ ड्यूटी भी दे दिए सिटीजन को कि हाँ आप सिटीजन है तो आपका ये कुछ ड्यूटी है। हाँ, बल्कि इन्फोर्सेबल नहीं है, पर ये तो है ना कि हाँ ये ड्यूटी लिखा हुआ है। जब इतना हो गया तो अब हम लोग को ये डिफाइन करना है ना कि यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी देखिए सेम है, एग्जीक्यूटिव आएगा, एग्जीक्यूटिव में वही जहाँ पे अटॉर्नी जनरल थे वहाँ यहाँ पे आ जाएंगे वकील साहब जो हैं, वो एडवोकेट जनरल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर वही स्टेट का लेजिस्लेचर आएगा, जैसे वहाँ पार्लियामेंट आ रहा था यहाँ लेजिस्लेचर आ गया, ठीक है। फिर वही लेजिस्लेचर में कौन कौन से ऑफिसर्स रहेंगे ये हो गया। उसके बाद बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा लेजिस्लेचर का, मेंबर्स कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे, एकदम सेम चल रहा है। देखिए बस स्टेट आ गया यूनियन की जगह पे, पावर प्रिविलेज क्या क्या है लेजिस्लेचर के मेंबर्स का, उनका प्रोसीजर क्या क्या है, क्या क्या लेजिस्लेट करते हैं वो लोग। देखिए इसमें भी मनी बिल का डेफिनेशन आ गया स्टेट का। ये सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, यूपीएससी ध्यान देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सब जो अप्रोप्रिएशन बिल है, वोट ऑन अकाउंट है, वोट ऑन क्रेडिट है, ठीक है। फिर प्रोसीजर क्या क्या है जनरली, कि लॉ ऑफ प्रोसीजर इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस, कुछ प्रोसीजर तो एस्टेब्लिश करना ही होगा ना। फिर देखिए गवर्नर का क्या लेजिस्लेटिव पावर है, हाई कोर्ट्स का क्या क्या है इस्टेब्लिशमेंट, फिर हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, फिर बनता कैसे है, जज कैसे हैं अपॉइंट होंगे, ठीक है। सेम चल रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सैलरी ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, जुरिसडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट, देखिए सेम एकदम। बस है क्या कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पावर के बारे में और सब कुछ के बारे में डिस्कस हो रहा था, यहाँ हाई कोर्ट के बारे में। तो वहाँ पे आर्टिकल 32 जो था वैसे ही आर्टिकल 226 है सुप्रीम कोर्ट की जगह पे हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। चलिए चैप्टर 6 देखिए फिर सब ऑर्डिनेट। अब देखिए स्टेट में तो सिर्फ, यूनियन में तो सुप्रीम कोर्ट है, और स्टेट में तो सिर्फ हाई कोर्ट नहीं ना है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होगा, और वहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे सीनियर ऑफिसर होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज सबसे हाईएस्ट ऑफिसर हो गए, तो उनका कैसे अपॉइंटमेंट है, ये भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गया ये भी, देखिए डिस्ट्रिक्ट जज का, ठीक है। ये थोड़ा सा न्यूज़ में भी रहा है, तो एक बार पॉलिटी में ये थोड़ा देखिएगा, आर्टिकल 233, 233A, 234 ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, हल्का सा एक बार देख के रख लीजिएगा, कुछ भी इसमें याद करने का नहीं है। ये सब डे टू डे लाइफ का, सब जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव है ना, सबको पता है कि हाँ मिनिस्टर हैं, उससे नीचे फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, ये सब तो सबको पता है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबको पता ही रहता है। इस तरह से चलिए कि हाँ ये तो पता ही है, थोड़ा और देख लेते हैं तो एक इंटरेस्ट भी बना रहेगा, और ऊपर से देखिएगा तो ये एंग्जाइटी या याद करने में वैसा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आएगा, सीधा याद हो जाएगा। अब चलिए वैसे ही हो गया, स्टेट हो गया।
अब यूनियन टेरिटरी में भी तो होगा, जैसे यूनियन है इंडियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, वैसे यूनियन टेरिटरी का भी तो कुछ प्रोसीजर होगा कि इसका कैसे रख रखाव होगा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो उसी के लिए है कि कहीं पे लेजिस्लेचर होगा, कहीं पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, है ना। तो वही सब है, हाई कोर्ट कैसे होगा यूनियन टेरिटरी में। देखिए यहाँ तक पहुँच गए, ये पहुँच गए पार्ट 8। तो अभी तक में हम लोग कोई डाउट नहीं है कैसे चला, ठीक है। चलिए 1 मिनट, अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ना, अच्छा डिलीट कर दिए क्या। जो अभी हम लोग सीक्वेंस देख रहे थे, डिस्कस कर रहे थे बार बार, उसी में देखिए यूनियन आया, फिर स्टेट आया, फिर अब यूटी आ गया, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और अभी तक हम लोग पहुँच गए हैं पार्ट 8 तक। फिर पार्ट 9 में देखिए क्या है, पंचायत। ये तो यूपीएससी का एकदम फेवरेट टॉपिक है, पंचायत। फिर म्यूनसिपैलिटीज़, एकदम यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है सब, पार्ट 9A। अब देखिए पार्ट 9A है, यानी अमेंडमेंट से आया है, ये भी अमेंडमेंट से आया है, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट से आया है बोलिए तो, 72nd से आया है कि 73rd से आया है, बताइए ज़रा कमेंट में। ठीक है। पार्ट 9B देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब यूपीएससी एकदम फेवरेट टॉपिक है, अच्छे से थोड़ा देख लीजिए। पार्ट 10 में क्या है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, पार्ट 10 है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, ठीक है। अब वही सब है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या ऑटोनॉमस कुछ उसका बनाना है क्या, काउंसिल, सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोथ, लोकल लेजिस्लेचर का क्रिएशन, ठीक है। फिर पार्ट 11 में आ गए। अब देखिए सब हो गया, यूनियन टेरिटरी का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, यूटी का, स्टेट का कैसे हो रहा है, यूनियन का कैसे हो रहा है, सब हो गया। अब बचा क्या देखना, तो अब हम लोग को देखना है कि रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये भी तो देखना ज़रूरी है। तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मेंस के लिए, यहीं पे बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुन लीजिए। क्या हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट जो है यूनियन का सब ऑर्डिनेट है? नहीं। जो रिलेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्यों बनाया गया है ऐसा, टू कोऑर्डिनेट, नॉट सबऑर्डिनेट, ठीक है। दोनों आपस में साझा करके सब काम करें, इसके लिए ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। सब ऑर्डिनेट नहीं है स्टेट, टू कोऑर्डिनेट, नॉट सबऑर्डिनेट, ये याद रखिए। ऐसे अगर मेंस में लिखिएगा ना अच्छे से हाईलाइट करके, तो बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब वही है, आपस में क्या पावर है, रेसिडरी पावर्स किसको मिलना चाहिए, ये सब। मान लीजिए कुछ डिस्प्यूट है तो कैसे रिजॉल्व होगा, ठीक है, वो हो गया। यही सब है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। देखिए कोऑर्डिनेशन है, सबऑर्डिनेशन नहीं है। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर देखिए, है ना। इंटर स्टेट रिवर का जो भी डिस्प्यूट होता है उसके बारे में, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर में रहता ही है, आर्टिकल 262, ये थोड़ा देखिए, ठीक है। चलिए पार्ट 12, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स के बारे में है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं पार्ट 12, पर फिर भी इतना तो ध्यान में रहना चाहिए ना कि हाँ क्या चीज़ के बारे में है। तो फाइनेंस के बारे में है, प्रॉपर्टी के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, कोई सूट्स के बारे में, ठीक है। कितना टैक्स किस पे लगना चाहिए, कितना ग्रांट मिलना चाहिए, ड्यूटी क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब के बारे में, ठीक है। देखिए जीएसटी इसी में आता है। ये वाला ये जो टॉपिक है ना, मतलब ये जो आर्टिकल है 280, 279A और 281, ये थोड़ा सा यूपीएससी को पसंद है, क्योंकि जीएसटी तो देखिए, जीएसटी तो पसंद होना ही चाहिए यूपीएससी को, है ना। तो ये भी बता दिया आपको। चलिए मिसलेनियस जो भी फाइनेंशियल प्रोविजन है वो भी तो आएगा। फिर बोरोइंग,
कौन किससे क्या बोरो कर सकता है, ये भी स्टेट कितना बोरो कर सकता है यूनियन गवर्नमेंट से, और कितना लोन है तो स्टेट को और कहीं से बोरो करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा यूनियन गवर्नमेंट से। ये सब है। केरला का अभी चल रहा था ना करंट अफेयर में, तो वो थोड़ा है। तो ये इस बार थोड़ा सा ये भी मतलब 292 और 293 आर्टिकल देख लीजिएगा हल्का, या इतना ही याद रख लीजिएगा कि बोरोइंग से रिलेटेड है, बोरोइंग बाय स्टेट और बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 292 एंड 293, ठीक है। फिर वही प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, लाइबिलिटीज़, राइट टू प्रॉपर्टी, पहले तो फंडामेंटल राइट हो गया था, फिर उसको हटाया गया है, देखिए अमेंड किया गया है, 300A में लाया गया है, पहले फंडामेंटल राइट था ये। ठीक है। पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो वही ट्रेड कॉमर्स है, आपस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने जाने का है, वो सब चीज़ के बारे में है। अब देखिए पार्ट 14 में आ गए कि अब यूनियन और स्टेट के बीच के अंडर क्या क्या सर्विसेज आता है। तो सबसे पहले तो इसका इंटरप्रिटेशन होगा ना, क्या सर्विस है, इंटरप्रेट तो करना पड़ेगा पहले। फिर उसके देखिए इसमें क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन आएगा, ऑल इंडिया सर्विसेज। देखिए ये जो जिसका आप तैयारी कर रहे हैं 312 आर्टिकल है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए 312, ठीक है। चलिए पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे, अब जैसे यूपीएससी है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो होना चाहिए कि देयर शैल बी ए पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसमें कितना मेंबर रहेगा, मेंबर का क्या टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा, है ना। देखिए यहाँ पे कैसे हटाएंगे, अगर मेंबर को हटाना है या सस्पेंड करना है या जो करना है, इसका फंक्शंस क्या क्या रहेगा सर्विस कमीशन का, ठीक है। ये हो गया। फिर पार्ट 14A है ट्रिब्यूनल्स। अब देखिए ट्रिब्यूनल्स के बारे में है, ये तो पूरा अमेंडमेंट से ऐड किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर कैसे कैसे बनेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट बोलते हैं। ठीक है। पार्ट 15 सब हो गया। अब क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन से रिलेटेड भी तो होना चाहिए ना आर्टिकल्स, तो वही है। इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश होगा, उसको पावर क्या है, ये सब कुछ है इसमें। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। सर्टेन क्लासेस क्या होता है भाई, शेड्यूल्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यही सब होगा ना। सर्टेन क्लासेस क्या है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, वुमेन, यही सब तो होगा। देखिए ये बताइए तो कौन सा अमेंडमेंट से आया है, आर्टिकल 334A रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। इस पे क्वेश्चन भी आया था कि कौन से लोकसभा से ये एप्लीकेबल होगा, आर्टिकल ये 2024 में आया था। देखिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी के लिए, वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। देखिए SC 338, ST 338A और OBC 338B, ठीक है। ये याद रख लीजिए, छोटा सा चीज़ है। चलिए पार्ट 17 में आ गया कि अब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या आना चाहिए यूनियन का, फिर इस पर कमिटी कुछ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, फिर रीजनल लैंग्वेजेस का क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट का क्या होगा। तो ये सब आप एक और पार्ट देखिए ना, पार्ट देख के समझ आए कि कोई भी कंट्री का हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है अब नया, तो ऐसे ही ना बनाना चाहिए, और कैसे बनेगा, सब कुछ यही सब तो डिफाइन होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, हाई कोर्ट में क्या यूज़ कर सकते हैं। इस पर भी PM और जो चीफ जस्टिस हैं दोनों बहुत बार बोल चुके हैं कि हाई कोर्ट में थोड़ा रीजनल लैंग्वेज पे भी ध्यान देना चाहिए, और ऊपर से सारा जजमेंट रीजनल लैंग्वेज में और हिंदी में ट्रांसलेट होना चाहिए, है ना। ऐसे पार्ट 18 आ गया इमरजेंसी प्रोविजंस। यही जो टाइम है मेन जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है इंडिया का और यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है।
इसी कारण से बोलते हैं इंडिया को फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी टिल्ट। इसी यही सब कारण से बोलते हैं, और भी कुछ कारण है पर मेन तो इमरजेंसी प्रोविजंस ही हैं। इसमें क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो स्टेट का पावर छीन के खुद सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट चाहेंगे मतलब क्या होता है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है यूनियन का, वो चाह रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो खुद से कुछ एक्ट नहीं करता है ना, ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट, है ना। चलिए ये हो गया पार्ट 18। पार्ट 19 में मिसलेनियस जो बचा कि देखिए ग्रांटेड टू रूलर्स इंडियन स्टेट्स, रिकॉग्निशन क्या क्या मिला हुआ था वो सब ख़त्म होना चाहिए, यही सब है। प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, ये लोग को क्या प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, सब मिसलेनियस जो बच गया अब, ठीक है, 19 में आ गया। पार्ट 20 में क्या है कि अमेंडमेंट का 368, देखिए आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है, अमेंडमेंट का पूरा प्रोसीजर और पावर दिया हुआ है पार्लियामेंट को, और प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यही पावर तो है पार्लियामेंट का कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, आर्टिकल 368 के थ्रू पावर है, ठीक है। पार्ट 21 में क्या है, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा होगा उससे पहले भी तो कुछ कुछ प्रोविजंस होगा, और उससे पहले भी बहुत लोग होंगे, जैसे हाई कोर्ट जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, अब उसका नाम कुछ और होगा, प्रोविंशियल कोर्ट्स ये सब होगा, फेडरल कोर्ट होगा, जो भी, पर उन लोग को ट्रांजिशन करवाना होगा ना कि हाँ अब से आप हाई कोर्ट जज हो गए, अब से आप फेडरल कोर्ट के जज नहीं हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपको इतना सैलरी मिलना चाहिए, ये सब। सैलरी का तो खैर ऊपर में जो सुप्रीम कोर्ट का है डिफाइंड उसी में होगा, पर ये ट्रांजिशन का तो इसमें दिया हुआ होगा, देखिए। और फिर इसमें टेम्प्ररी प्रोविजंस भी, टेम्प्ररी एक्ट्स में से हम लोग को सबसे पहले याद आता है आर्टिकल 370, 5 अगस्त 2019, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट को स्पेशल स्टेटस कुछ कुछ मिला हुआ है प्रोविजंस, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब लास्ट में चलते हैं, पार्ट 22। सब हम लोग डिफाइन कर ही दिए, ट्रांजिशन का भी हम लोग बता दिए कि हाँ भाई जो पहले फेडरल कोर्ट के जज थे अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और ऐसे बहुत सारा चीज़, जो कैग होंगे, कोई अटॉर्नी जनरल होंगे, सब के लिए जो भी ट्रांजिशन वो भी हम लोग डिफाइन कर दिए, कौन कौन सा लॉ रहेगा नहीं रहेगा वो भी हम लोग बात कर लिए। तो जो लॉ नहीं रहेगा, रिपील्स, वो यहाँ पे है कि क्या क्या हटा दिया गया है। हिंदी लैंग्वेज के बारे में है कि ऑथोरेटिव टेक्स्ट होना चाहिए हिंदी लैंग्वेज में। ये कमेंसमेंट के बारे में है कि कब से कमेंस होगा सारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये डेट याद है ना, है ना। तो कुछ कुछ आर्टिकल है जो इससे पहले से कमेंस हुआ है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जिस डेट पे बना तभी से कमेंस हुआ है। सॉरी अगस्त लिख दिए हैं, जनवरी, 26 जैन 1950 को हम लोग अडॉप्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन को, पर कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कुछ टाइम पहले ही ना, तो जब से बना तभी से कुछ आर्टिकल्स हैं जो कमेंट्स हुआ है। और फिर शॉर्ट टाइटल, चलिए यही सब है। तो इससे कम से कम आपको एक क्लैरिटी हो गया ना पूरा पार्ट के बारे में कि पार्ट चल कैसे रहा है। पहले एक इंडिया का हम लोग डिफ़ाइन कर दिए, स्टेट डिफ़ाइन कर दिए, फिर उसमें हम लोग सिटीजनशिप दे दिए लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग बोले कि चलो सिटीजनशिप तो हो गया, अब हम लोग कुछ राइट दे देते हैं, फिर राइट दिए तो कुछ पॉलिसी का डायरेक्शन हो गया स्टेट के लिए, यूनियन के लिए, वो हो गया। जब वो हो गया तो फंडामेंटल ड्यूटी हो गया कुछ सिटीजन्स का, ठीक है। ऐसे ही चल रहा है। फिर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बना, वो सब बन गया, तो फिर क्या होना चाहिए बताइए, यूनियन टेरिटरी बन गया तो अब स्टेट और यूनियन का रिलेशन देखेंगे हम लोग, देख रहे हैं सब ऐसे ही चल रहा है। देखिए यूनियन टेरिटरी बना, फिर वहाँ तक हो गया, फिर पंचायत है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, म्यूनसिपैलिटी है, ये सब है, फिर शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, ये सब देखते गए हम लोग, है ना। चलिए
तो ये तो पूरा क्लियर हो गया पार्ट। देखिए थोड़ा लंबा वीडियो बना है और टाइम टेकिंग आपको लगेगा ऐसे देख के कि हाँ इतना लंबा वीडियो है, पर एक बार ये पूरा सुन लीजिएगा जैसे, तो उसके बाद आपको पूरा इसमें क्लैरिटी हो जाएगा पार्ट को लेके, दोबारा फिर देखना नहीं पड़ेगा पार्ट सब। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम लोग रोक देते हैं और आगे हम लोग देखेंगे, फिर शेड्यूल भी देख लेंगे कौन सा शेड्यूल में क्या चीज़ आता है, वो भी थोड़ा सा जान के ही रखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सब तो बेसिक चीज़ है। और अगर आप लोग को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, कुछ अच्छा लगा तो कमेंट करके बता दीजिए, कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप आपको दिख रहा है उसी समय बता दीजिए कमेंट करके हमको कि हाँ यहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम करेंगे। कुछ और आपको पढ़ना है, कुछ और जानना है तो वो भी थोड़ा बता दीजिए। लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो, मेहनत पसंद आ रहा है तो शेयर कर दीजिए और लोगों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए थैंक यू, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।